बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ। जान लेते हैं मौसम कैसा है। हमारे साथ कोमल मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की गई है? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार और मुतदिल है। गुज़िश्ता कई रोज़ से मौसम यूं ही है और अगर बात की जाए सूरज और बादलों की आंख बिचौली के हवाले से तो बेशतर मकामात पर सूरज ने आंखें दिखाई हुई हैं तो कुछ मकामात पर बादलों का बसेरा है, जिसके बायस मौसम खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 28% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी हवा में नमी का तनासुब जो था उसमें बेहतरी देखने में आ रही थी, लेकिन अब फिर से दोबारा जो है उसके मनफी असरात देखने में आ रहे हैं। लॉकडाउन है, शहरी घरों में है, महदूद हैं, इसलिए शहरी जो है घरों में महदूद होते हुए क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अशिया का इस्तेमाल करने के साथ साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो हवा में नमी की कमी के साथ देखने में आ रहे हैं वो ना आएँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री जाने के इम्कान ज़ाहिर करने के साथ साथ बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है और हफ्तावार के हवाले से भी महकमा मौसमियात का यही कहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल बताई, शहर का मौसम कैसा है। और अब कुछ शहर की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर जी हमारे पास है, सिग्नल फ्री मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया, सेक्रेटेरिएट के तरफ सबवे बनेगा। FBR की नाक़िस हिकमत अमली, शहर का 50% कारोबारी तबका रजिस्टर्ड ही नहीं है। नए बजट से कबल खजाने का मुंह खुल गया, शहर के तरक्याती फंड्स में 13 अरब का इजाफा। और शहर में पतंगबाजी जारी, पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। वेलकम बैक। हेडलाइंस हमारी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आप? कैसे गुजरे हैं रोज़े? बहुत अच्छे, बल्कि अब तो रोज़ों का इख्तिताम आ गया। बिल्कुल, 1 या 2 रोज़े रह गए। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर से ये भी रोज़े गुजरे। अच्छा जी, आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है जी? सेंटर पॉइंट तक डिफेंस सिग्नल फ्री मंसूबे पर काम शुरू, सेक्रेटेरिएट के तरफ सबवे बनेगा। दुरे नायाब, आपकी खबर है काम शुरू कर दिया गया है, क्या प्लान है इस मंसूबे का मुकम्मल? देखिए ना, 2 बातें हैं कि जब ये प्लान कर रहे होते हैं इनको नहीं एहसास होता कि आगे चल के हमें कितनी मुश्किलात आएंगी। जब फिरदौस मार्केट पे अंडरपास डिज़ाइन किया गया तो उसी वक्त सोचना चाहिए था कि सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट पे अंडरपास लेंगे, उसके बाद आप आगे जिना फ्लाईओवर लेंगे और सीधा कैलवरी चौक, जिसे खालिद मस्जिद चौक कहते हैं, वहाँ पे ब्लॉक होंगे। ये अंडरपास बनने के बाद अब खालिद मस्जिद चौक से ब्रिज तक डिप्रेशन आना शुरू हो गया था और ब्रिज तक लाइनें लगती थी। इसके लिए दोबारा सोचा जा रहा था कि या तो रीमॉडलिंग कर दें खालिद मस्जिद चौक को, या सिग्नल फ्री कर दें। सिग्नल फ्री करने के लिए इसकी रीमॉडलिंग करें, यहाँ पे यू टर्न्स दें और यू टर्न्स देने के साथ साथ इसमें एक ऐसा प्लान बनाएं कि जिसके बाद लोगों को इशारों पर रुकना ना पड़े। लेकिन वो भी कोई काबिल अमल इतना प्लान नहीं था। अब एक और चीज़ है कि खालिद मस्जिद चौक पे फ्लाईओवर दे रहे हैं ताकि फ्लाईओवर से आप 500 मीटर तवील ये फ्लाईओवर होगा, इस पर ट्रैफिक को ऊपर ले जाके ये तकरीबन घोड़ा चौक से पहले इसको उतार देंगे और ये ड्यूल कैरिज भी होगा दोनों तरफ, लेकिन नीचे से भी ट्रैफिक चलेगी और ऊपर से भी ट्रैफिक चलेगी क्योंकि ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है इस तरफ। सही। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन आएगा कि आगे फिर जब घोड़ा चौक पे चाहेंगे वहाँ भी सिग्नल है, चाहे आप कैंट की तरफ मुड़ें चाहे डिफेंस की तरफ मुड़ें। कैंट की तरफ मुड़ें तो आपको सिग्नल फ्री मिलता है, लेकिन जब आप डिफेंस की तरफ जाते हैं तो आपको सिग्नल मिलता है। अच्छा, जब पीछे से सारी फ्लो में ट्रैफिक आ रही होगी तो आगे इशारे पे फिर जो है फिर वो आपको फिर रुकना पड़ेगा। तो आपने प्लानिंग के 3 हिस्से थे, एक प्लान तो कर लिया, एक को मजीद कर रहे हैं, एक को फिर करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि लाहौर शहर को पहले तो इस सरकार ने समझा ही नहीं कि ज़रूरत है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। पहले दिन से ये कह रहे थे कि इन मंसूबों की तो मुकम्मल कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, यहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो चुकी है उसको संभालना है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसकी देखभाल करनी है और उसके लिए अच्छे खासे फंड्स दरकार होते हैं। अब इनको जब समझ आई है तो तकरीबन हाफ ऑफ टेन्योर तो इनका गुजर गया है। अब जो हाफ टेन्योर रह गया है उसके अंदर बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट करने की इस हुकूमत की ख्वाहिश है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, चौथे पे ये अब तकरीबन काम स्टार्ट होने के करीब है, 2-3 पाइपलाइन में है। इसी तरह नेक्स्ट
फिस्कल ईयर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इसी के साथ सेक्रेटेरिएट के अंदर भी प्रोजेक्ट जो है वो भी रखा गया है ताकि सबवे बनाए जाए, यानी कि ज़ेरे ज़मीन रास्ते बनाए जाएं, उसको इंटरलिंक किया जाए एक दूसरे दफातर के और साथ। मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये भी लग रही है, पार्किंग प्लाजा बनेगा, पार्किंग प्लाजा बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से अशद जरूरत। अब इसके दो पहलू हैं। होता क्या था, कभी एप्का वालों का एहतजाज आ गया, कभी टीचर्स आ गए, कभी डॉक्टर्स आ गए। सेक्रेटेरिएट में आप सेक्रेटेरिएट के अंदर ना दाखिल हो सकते थे ना बाहर जा सकते थे। अब आपके पास रास्ता क्या बचता था कि आप वेट करें और जब वहाँ पे एहतजाजी उठ के जाएं, गेट को क्लियर करें तो आप उसके बाद अंदर जाएं। अब इन्होंने क्या किया है कि PND हो गया, आपका सेक्रेटेरिएट हो गया, कमिश्नर ऑफिस हो गया, इन सारे रास्तों को सबवे के थ्रू मिला के वहाँ पे रास्ता दिया जाए ताकि ज़ेरे ज़मीन ही लोग एंटर्स हों, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस निकल जाएं, तीसरे से चौथे ऑफिस चले जाएं और आपका जो पेडेस्ट्रियन सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से चले और जो एट ग्रेड यानी कि सड़कों पे जो दबाव है, आपके फुटपाथ पे जो दबाव है और ट्रैफिक की रवानी है उसको कम किया जा सके। दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, नो डाउट, लेकिन प्लानिंग फिर बहुत ज़रूरी है। अब आप ये भी देखें, इसका भी पहलू देखें कि सबवे बनाने के बाद आप और बाकी जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, और जो पैदल चलने वाले हैं जिनका सेक्रेटेरिएट से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने सेक्रेटेरिएट नहीं जाना, उन्होंने कमिश्नर ऑफिस नहीं जाना, लेकिन उन्होंने इस सारे एरिया को क्रॉस करके या तो उन्होंने सिविल कोर्ट जाना है, आगे हाई कोर्ट जाना है और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कोर्ट्स की डायरेक्शन लेनी है। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, उनको किस तरह से भेजा जाएगा, दाता दरबार साहब की तरफ जाने वालों के लिए क्या रास्ते होंगे, ये तमाम चीज़ों पर प्लानिंग इस वक्त बहुत फोकस है। आपने सरकारी मुलाजमीन को तो फैसिलिटेट कर दिया, आपने एहतजाजी मुजाहिरीन जितने थे उनके लिए भी रास्ता तोड़ निकाल लिया, लेकिन आपने आम लोगों के लिए क्या किया? उन्होंने तो ऊपर ही चलना है, उनके लिए तो ये सब और वो एरिया ऐसा है कि आपको थ्रू आउट दाता दरबार तक जो है ट्रैफिक का सामना रहता है। अब देखें ना, आगे इतनी कंजेशन होती है कि आप जब कोर्ट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं आपको बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पे सड़कों पे ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है, पार्किंग बड़ी एक गलत पार्किंग हुई होती है, तो उसकी वजह से भी आपको पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलता, तो उस ट्रैफिक को कैसे लेके जाएंगे? बहरहाल अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि 2 साल अब तकरीबन टेक्निकली इनके पास रह गए हैं। कोई टाइमिंग भी बताई गई है कि कब कितने टाइम में ये वाला मंसूबा जिस पर काम का आगाज हुआ है? ये जो आपका सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जिसको आप कैवलरी चौक से डिफेंस की तरफ लेके जाएंगे, इस पर तो PC1 मुकम्मल हो चुका है, इसका तमाम तर डिज़ाइन बन चुका है, इसका एस्टिमेशन कॉस्ट हो चुकी है, इसकी पूरा फ्रेमवर्क बन चुका है। अब CM को ईद के बाद इन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है, फाइनल अप्रूवल लेनी है, PC अप्रूव कराना है, तो 2 से 3 माह इस प्रोसेस में लग सकते हैं। चलिए, 2 से 3 माह लग सकते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेकिंग की तरफ भी जाना है, लेकिन मुझे ये बताइएगा दुर्रे आप, अच्छी बात है कि इन मंसूबों पर काम शुरू हो रहा है, कम से कम सरकार को समझ आ रही है कि ये चीजें जो है नागुज़ीर हैं, और यही अच्छी बात है कि तरक्की आप रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, जो मंसूबे अधूरे पड़े हैं, आप इधर एक मोरिया पुल वाली साइड पे चले जाए, उन मंसूबों को, वो भी तो वबाले जान बने शहरियों के लिए। आप देखिए, एक मोरिया पुल अधूरे है, लाहौर शहर के तकरीबन 10 से ज़ायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अधूरे पड़े हैं। आपके एरिना जैसा एक आपने बड़ा ज़बरदस्त शॉपिंग प्रोजेक्ट से लॉन्च किया था जौहर टाउन में, वो अधूरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें छोटी छोटी शाहराहों की रिहेबिलिटेशन है। बिल्कुल छोटी स्कीम है, हम उनको छोटा कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं। हम रहते हैं उन आबादियों में, हम गुजरते हैं। तो ये अधूरे मंसूबों पर नजर करम कब होगी? ये जब ये अपना पॉइंट स्कोर कर लेंगे, अपने नए प्रोजेक्ट की तख्तियां लगा लेंगे, तो शायद थोड़ा बहुत उन प्रोजेक्ट्स पे भी तवज्जो दे लें, क्योंकि वो माजी के हैं ना। बिल्कुल, आपने उन पे तख्तियां लग चुकी हैं। ये भी सियासी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इन चीज़ों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तख्तियां लगाने के लिए सब काम किए जा रहे हैं। खैर चलें, अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपनी अगली खबर की तरफ चलें, अपडेट आई है कोरोना की, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 26 अमवात हुई हैं, मजीद 26 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और कोरोना वायरस के 476 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में कोरोना के मजमूई तौर पर 841 मरीज दाखिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 534 मुसद्दिका मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 222 मरीज जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर हैं। जी, अगली खबर हमारे पास है। FBR की नाक़िस हिकमत अमली, शहर का 50% कारोबारी तबका रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी दुर्रे आप देखें, रजिस्टर्ड की बात वो मैं ये पहले भी बात करता रहता हूं, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। रजिस्टर्ड तो बहुत बुरे की बात है, जो रजिस्टर्ड थे आपके
आप उनका डिक्लाइन देखें कितना ज़्यादा है कि उन्होंने टैक्स पिछले सालों में कितना दिया, मुतवातिर देते रहे, नहीं देते रहे, और आज उनकी कहाँ पे स्टैंडिंग खड़ी है। आपके तो सर्कल से वो लोग आउट हो गए जो रेगुलर टैक्स पेयर बन चुके थे, और आपने अपनी बदएतमादी इस तरह से कायम कर ली है बतौर सरकार, और जो वादे, जो आपने सहूलियात देने के बातें की, वो तमाम हवा हो गई, और जो लोग टैक्स दे रहे थे वो भी बागी बददिल हो गए, और जिनके कारोबार मुतासिर हुए वो तो डेफिनेटली कोरोना की वजह से उनको मुश्किलात थी। फिर आप फैसिलिटेट करते करते कुछ लोगों को इस तरह को कोई इंसेंटिव भी नहीं दे पा रहे कि वो आपकी तरफ आएँ, आपको टैक्स दें, टैक्स के बदले मुराद लें, आपसे कोई ऐसा इंसेंटिव लें, आपसे कोई डील करें, आपसे कोई फेवर लें। सरकार बहुत सारे अपने टैक्स पेयर्स को माइल करने के लिए, उनसे टैक्स वसूली करने के लिए बहुत सारी ऑफर्स और पॉलिसीज की मुतारिफ कराती है, लेकिन हमारे पास अफसोस की बात है कि ना तो कोई ऑफ़र है, ना कोई स्कीम है। ऑलरेडी जो रियायत थी वो वापस ले ली, और बल्कि कुछ लोगों को ये भी कहा गया कि वन टाइम जो है वो एमनेस्टी लें और उसके बाद अब टैक्स अपने डिक्लेयर करें, टैक्स अपने अदा करें। और जब उन्होंने अपनी एमनेस्टी ले ली और उसके बाद अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दी तो उनके पीछे पड़ गए। तो जब इस तरह की चीज़ आप करेंगे तो मुझे बताएं अना कौन आपके पास आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और मतवातिर आपने अपने टेन्योर में एफपीआर के चेयरमैन और एफपीआर के ओहदेदारान बदल लिए, जो डिलीवर ना कर सका, जो आपकी पॉलिसियों के मुताबिक आपको परफॉर्मेंस ना दे सका, आपने उसको तब्दील कर दिया। बजाय कि वो आता, अपनी पॉलिसीज़ देता, अपनी ऑफर्स देता, अपनी एमनेस्टी स्कीम्स मुतारिफ कराता, लोगों में एक एतमाद की फिजा देता, और फिर लोग आके अपना पैसा डिक्लेयर करते, आके अपने एसेट्स डिक्लेयर करते और तसल्ली के साथ आपको टैक्स भी देते। लेकिन हम तो टैक्स पे, अब ये हालत है कि टैक्स पेयर हो के हमें तो जान बचाने की अद्वियात नहीं दी जा रही। और सरकार जो है, मैंने स्पेशली लिंक इसलिए किया है कि जब आप जान बचाने की अद्वियात भी एक टैक्स पेयर को उसके पैसे से देने के मजाज नहीं, और आप इस तरह का रवैया रखें कि शायद आप अपनी जेब से मुझे जान बचाने की दवाई दे रहे हैं, तो फिर आपके साथ लोग इसी तरह बर्ताव करेंगे। अच्छा रिजवान साहब ने खबर के एक हिस्से में ये भी वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है जी कि गैर रजिस्टर्ड कारोबारी तबके का बोझ टैक्स नेट में मौजूद ताजिरों पर पड़ेगा। अब इन ताजिरों का क्या कसूर है जो कि टैक्स दे रहे हैं? और फिर जिन ताजिरों का जिक्र किया है जो कि गैर रजिस्टर्ड है, शहर की सबसे बड़ी मार्केटों के ये ताजिर हैं, जिनमें हॉल रोड है, लिबर्टी मार्केट है, हफीज सेंटर है, अनारकली, डीएचए, शालम, मतलब ये शहर के वो ताजर हैं जो कि वाकई कहा जाता है। आप देखें ना, बिजली कोई चोरी करता है, लाइन लॉसेस किसी के जिम्मे पड़ जाते हैं, आपके बड़े बड़े डिफाल्टर जो है वो बिल नहीं देते, बिजली चोरी हो रही है, और जो बेचारे छोटे छोटे नौकरियां करके, तनख्वाहें लेके, मजदूरियां करके और अपनी जिंदगी को जिस तरह भी छोटे कारोबार करके गुजारते हैं, जिनकी जिंदगी का हिस्सा है कि उन्होंने बिल उतारना है, आप उनके जिम्मे वो सारे डिफॉल्टर के, चोरियों के, लाइन लॉसेस के डाल देते हैं। डेफिनेटली जिन लोगों ने टैक्स देना है, अपने मामलात को बिल्कुल सफ़ेद खातों में रखना है, जिनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, जिनके पास कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, जिनके पास इसी मुल्क से कमाई हुई दौलत है और इसी मुल्क पे लगाने का वो अज़म रखते हैं, उन्होंने डिक्लेयर करना है। और जिन्होंने अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी लेनी है अपनी जमा पूंजी से, उन्होंने भी टैक्स डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो तो इतने भारी जो हैं वो नाजायज़ टैक्स नहीं अदा कर सकते। और यहाँ पे जो लोग टैक्स नहीं देंगे, जो टैक्स नेट में नहीं है, जो अपने रिश्तेदारों, बेनामी दारों की जायदादें लेते हैं, वो लोग अयाशी करेंगे, उनके लिए कोई पकड़ दकड़ नहीं है। और फंसेगा कौन? जो रेगुलर टैक्स पेयर है, जिनकी तादाद अब बहुत कम रह गई है। मैंने बहुत सारे ऐसे मजबूर टैक्स पेयर भी देखे हैं जो किसी मजबूरी से इस साल टैक्स अपना रिटर्न जमा नहीं करा सके, जिनके पास अब वो वसाइल नहीं थी जो पिछले माली साल में थे या उससे पिछले सालों में उनके पास नहीं है। तो जब वो नेट सर्कल से बाहर चले जाएंगे तो सरकार को अपना हदफ दिखाने के लिए कि जी हमने इतना अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लिया, आप नाजायज़ टैक्स वसूल करेंगे, धौंस जबरदस्ती के साथ लोगों से टैक्स लेंगे, और आप दूसरों पे ज्यादती करके, जुल्म करके टैक्स इंपोज करेंगे। बिल्कुल ऐसे आप फिर ही अपने रेवेन्यू अहदाफ पूरे कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर कसर किस तरह से निकलेगी? फिर उन्हीं ताजिरों पर जो कि पहले बेचारे टैक्स दे रहे हैं, फिर उनको भुगतना पड़ेगा। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने अगली खबर डिस्कस करनी है। और अगली खबर हमारे पास है जी, नए बजट से कबल खजाने का मुंह खुल गया, शहर के तरक्याती फंड में 13 अरब का इजाफा हुआ है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खबर यह है जी कि नए बजट से कबल खजाने का मुंह खुल गया है, शहर के तरक्याती फंड में 13 अरब का इजाफा हुआ है। ये इजाफा तो हो गया, लेकिन इसके समरात भी कुछ नजर आएंगे या नहीं,
ये दुरेन आपसे पूछ लेते हैं। जी दुरेन, खजाने का मुंह तो खुल गया, अब मेरा भी मुंह भी खुलवाना चाह रही है कि वो खजाने का मुंह कैसे खुला है। आप देखें ना, ऑरेंज लाइन का सरप्लस बजट 10 अरब रुपए एलडीए के पास मौजूद था। सही। और उससे ऑरेंज लाइन के रिपेयर मेंटेनेंस के और पेंडिंग वर्क्स होने थे, इन्होंने वो सारा पैसा विड्रॉ किया पहले, हुकूमत के पास वापस किया पैसा। अच्छा। फिर उसको नए सर्कल में घुमाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाला गया। वाह। उसके बाद उसको दोबारा रिलीज किया गया आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में। अब इनसे पूछें कि अगर आप इतने सालों में 10 अरब रुपया भी सरकार का निकाल के लाहौर को नहीं दे सकते और आपको वो पुरानी सर्कल से चक्कर चला के दोबारा पैसा ला के इंजेक्ट करके उसको अपनी कारकर्दगी में दिखा रहे हैं कि जी हमने 13 अरब रुपए लगा दिए हैं। सही। भाई 13 अरब में तो 10 अरब ऑरेंज लाइन का है। ऑरेंज लाइन का अगर वो भी अगर पिछली हुकूमत की मेहरबानी ना होती और पिछली गवर्नमेंट ने ना जोड़ के रखे होते किसी हेड में, तो आपके पास तो 10 अरब रुपए नहीं थे। वो मानेंगे कि ये पिछली गवर्नमेंट ने पैसे जोड़ बिल्कुल के रखे? कौन देखें, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, इसके मुतअद्दिल लेटर्स हैं, बड़ी डिस्कशंस हैं, इस पे बड़ी जो है वो लड़ाई झगड़े हुए। इस पे एलडीए ने कहा ये पैसा नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा कि ये पैसा ऑरेंज लाइन की अमानत है, उसका काम है। फाइनेंस ने जोर ज़बरदस्ती के साथ वज़ीर आला साहब से कोई थोड़ा सा डांट टपट के बाद ये पैसा एलडीए से वापस करवाया और उसके बाद उसको रीशेड्यूल करके डेवलपमेंट सेक्टर में डाल दिया। यानी कि असूली तौर पे सिर्फ 3 अरब रुपया भी अगर अब जो बाकी रह गया ना 13 अरब में, वो भी इन्होंने इसी तरह खींच तान के पुराना पैसा दोबारा से शो किया होगा। इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम नए प्रोजेक्ट्स, एक तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस कर चुके हैं 3, वो तो हम ऑरेंज लाइन के पैसे से कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक व शुबात नहीं होना चाहिए और इसके पूरे प्रूफ, हर चीज़, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, ये जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इसका सारा बोझ जो है आपकी अथॉरिटीज़ पे होगा। सही। आपकी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाहौर शहर के बाकी ये चीजें समझ से बाहर हैं कि सरकार के हालात सबके सामने है जी। तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे, आपके जो कमाऊ पूत हैं, आपके जो कमाऊ इदारे हैं, जिसमें एलडीए है, जिसमें बहुत सारे और इदारे हैं, आप उनका बजट जो है वो यूज़ करेंगे। और सम टाइम ऐसा भी होता था माजी में कि एलडीए पंजाब हुकूमत को पैसे दे रहा होता था। अच्छा। एक वक्त ये भी आया कि एलडीए इतना अमीर हो गया कि उसने पंजाब हुकूमत को पैसे देना शुरू कर दिया, वो पैसे वापस आ गए। फिर इतनी तेज़ी के साथ लाहौर में डेवलपमेंट भी हुई डेफिनेटली शहबाज साहब के दौर में। फिर एलडीए ने सरकार से पैसे लेना शुरू कर दिए और प्रोजेक्ट्स के पैसे सेव कर करके 10 अरब रुपए ऑरेंज लाइन के उनके पास जमा हो गए। ये सरकार ने आगे पहले देखा कि देखो भी किस किस के पास पैसा कहाँ पड़ा है, उन्होंने वो सारा पैसा उठा के जो है वो यूज़ कर लिया। सही। अपने खर्चा अखराजात अलहदा चल रही हैं। सही। गाड़ियाँ महंगी, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, मुलाजिम, वो सारे अलहदा चल रहे हैं। वुज़रा के अखराजात अलहदा चल रहे हैं। लेकिन जो लाहौर पे डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट का अहवाल आपको बता दिया। सवाल ये है कि क्या आपने एक मोरिया पुल को मुकम्मल किया? उसके लिए पैसा नहीं है। उसके लिए पैसा आपने 10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल किए, उसके पास पैसा नहीं है। आपने एरिना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, उसके लिए पैसा नहीं है। आपकी वाली आ गई ना, जिन पे तख्तियां लगनी है काम, आप उसकी प्रायोरिटी रखेंगे और वही काम मुकम्मल करके दिखाएंगे जी कि हमने भी कुछ कर लिया है। खैर वक्त हमारे पास कम है। थैंक यू सो मच दुरेन, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हेडलाइंस जानिए, शो में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हैं और बार बार आपके मैसेजेस भी हमें इस हवाले से मौसूल होते रहते हैं। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। एक ऐसा मर्ज़ जो कि बहुत ज़्यादा आम होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा यंग लोग इसका शिकार होते चले जा रहे हैं, डायबिटीज़। आखिर ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, लाइफस्टाइल आपको अपना किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर डायबिटीज़ के पेशेंट जो कि कहते हैं कि जी सारी ज़िंदगी अब आपको इसी मर्ज़ के साथ रहना है, क्या क्या एहतियात करनी है, क्या मेडिसिन खानी है, इसका तरीका इलाज क्या है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर ताज जमशेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? भाजी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कितना ज़रूरी है कि हम इस मर्ज़ के बारे में बात करें, क्योंकि हर दूसरा बंदा, हर दूसरे घर में आपको डायबिटीज़ का पेशेंट नज़र आ रहा है। आप वजूहात क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 42 और आपका कि आपने मुझे मदऊ किया इस बड़े अहम टॉपिक के ऊपर।
देखें, जो ज़ियाबीतस है अब ये पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और इसकी जो बड़ी वजह हमारा जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से है। और पाकिस्तान में भी इसके मरीज़ों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और उसमें ना सिर्फ ये जो मिडल एज या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम है, अब तो यंग एज के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। और उसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारा जो खाने का जो एक चेंज हुआ है कि अब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा खाती है। फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी होता जा रहा है किया कि लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ, खाना पीना हमारा चेंज हुआ, फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा खाने वाले लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, उसमें होता ये है कि इसका ताल्लुक अब जो आ रहा है वो हमारी वज़न बढ़ने से है, ओबेसिटी जिसको कहा जा रहा है। और जब ओबेसिटी यानी कि जब वज़न मोटापा जब होता है तो वो ज़ाहिर बात है उसका ताल्लुक हमारे खाने पीने से है, हमारी खुराक से है। कि जब मोटापा आएगा तो उसके साथ हमारे जिस्म के अंदर अपनी जो इंसुलिन है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत आनी शुरू हो जाती है, तो उससे फिर ज़ियाबीतस या डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है उसके इम्कानात काफ़ी बढ़ते जाते हैं। सही तो सही। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके बाप दादा अम्मा को है तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं डायबिटीज़ होने की, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। और जो लोग जिनके इस तरह पेरेंट्स में स्पेशली फैमिली हिस्ट्री में जो इनके स्ट्रॉन्ग है तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। ये नहीं कि 100% है कि उनके अंदर शुगर हो जाएगी, लेकिन आम लोग दूसरे लोग हैं कि जिनके फैमिली के अंदर नहीं है, उनके मुकाबले में काफ़ी गुना जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये शुगर का मर्ज़ उनको हो सकता है। सही। तो वजूहात क्या हैं डायबिटीज़ की, ये तो बता दी कि आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, ओबेसिटी इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। अब लोग तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। रमज़ान में भी सब लोगों ने कहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा होना है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने इससे बचना है, इस मर्ज़ का ख़ात्मा करना है, आपके लाइफस्टाइल को किस तरह से आप मेंटेन करें कि कम से कम आपके फैमिली में भी अगर हिस्ट्री है तो आपको चांसेस जो है इसके कम करने हैं, किस तरह पॉसिबल है? देखिए, उसमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो हमें अपनी जो खुराक है उसको जो हम ये फ़ास्ट फूड वगैरह और इस तरह की चीज़ें जिसमें, और स्पेशली जो चीज़ें जिनमें शुगर ज़्यादा होती है, अगर वो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और आजकल देखें ये कोला ड्रिंक्स वगैरह बहुत इस्तेमाल होते हैं, जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसके अलावा ये है कि ये बर्गर्स खाना और पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें, तो ये इतनी ज़्यादा जो हम चीज़ें ये खाते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली क्या कहते हैं, यंग जो लोग हैं उनको कोई चीज़ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किस एज ग्रुप से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जितना आप खा रहे हैं वो आपके लिए मुनासिब होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये शुरू से ही इसका ख्याल, बचपन से ही इसकी ज़रूरत होती है। और ये देखा गया है कि जब बचपन में बच्चों का वज़न जिनका बढ़ जाता है तो उस वज़न को वापस नॉर्मल की तरफ लेके आना बड़ा मुश्किल होता जाता है। तो फिर ज़ाहिर बात है कि जब वो एडल्ट एज में जाते हैं और इसी तरह उम्र बढ़ती है तो उनमें चांसेस फिर इसी तरह जो शुगर होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो मैं ये कहूँगा कि ये शुरू से ही ज़रूरत है। लेकिन ये है कि अगर एडल्ट एज स्पेशली जो हमारी एक ऐसी है कि अब जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो भी कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि जहाँ पे, और ऑनलाइन सिस्टम इतना आ गया है कि हमारा लाइफ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठना पड़ता है ज़्यादा। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया के, हम बैठे बैठे अपने काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो भी कम होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का ख्याल शुरू से ही करना बड़ा ज़रूरी होता है। सही, शुरू से इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब आपने मुनासिब खाना है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है? एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, किन किन चीज़ों को आपको देखना है? देखिए, उसमें एक्सरसाइज का ये है, कहा जाता है कि तकरीबन 30 मिनट रोज़ाना ब्रिस्क वॉक करना। एक होता है कि हम आस्ता आस्ता चल रहे होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता, और या फिर दौड़ना, वो भी नहीं, यानी इस तरह चलना कि आप ऐसे लगे कि आप दौड़ रहे हैं। इस तरह की वॉक जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। और अपने लिए टाइम निकालना सबसे अहम चीज़ है। आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे टाइम, तो हम उनको यही समझाते हैं कि दो चीज़ों पे आप ध्यान करें। एक तो ये कि जो आपको अवेलेबल टाइम है, और एक वेदर कंडीशन क्या है। अब मैं ये किसी को कह दूँ जी गर्मियों में दोपहर में वॉक करें तो ये गलत है। तो शाम का वक्त बड़ा अच्छा है। सर्दियों में ये है कि जैसे दोपहर का है या जब धूप का है, तो अब और फिर अवेलेबल टाइम ये बड़ा है। अब कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि उस सुबह से जाते हैं रात के 7-7 8-8 बजे तक कंटिन्यूस उनकी जॉब है, तो उसके बाद वो कर सकते हैं। और हफ्ते में 5 दिन ये भी है। हम ये कहते हैं कि ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली वॉक करें आप, ये है कि 5 दिन हफ्ते में
30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करना ये बड़ा फ़ायदेमंद है। वो खुराक को थोड़ा सा इसको चेंज करें। चेंज इस तरह है कि वो चीज़ें कि जिनमें ये शुगरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको, और स्पेशली जो हम एक तो सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि जो सुबह का नाश्ता है वो, और उसके बाद जो दोपहर का खाना है उसको कम करें और रात का खाना मिनिमम लें। और उसमें भी ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल साथ ज़्यादा मिकदार में करें तो ये ज़्यादा बेहतर आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होंगी। खैर, अब हमने ब्रेक के बाद डिस्कस करना है कि डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनको अगर पता नहीं तो इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं, और जो पेशेंट हैं डायबिटीज़ के उनको किस तरह से एहतियात करनी है, उनके लिए तरीका इलाज बेस्ट क्या है। बहुत सारे लोग क्योंकि हकीमों की दवाई भी खाना शुरू कर देते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो किस तरह से उनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तार जमशेद साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डायबिटीज़ किस तरह से पता चलेगा कि आप डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं, इसकी अलामात क्या क्या हैं। जी डॉक्टर साहब कहिएगा। जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उसमें अमूमी तौर पर जो अलामात हमें मिलती हैं उसमें पेशाब का ज़्यादा आना, बार बार आना, और ख़ास तौर पे लोग कंप्लेन करते हैं कि रात के टाइम पे हमें बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए। उसके साथ ये है कि प्यास ज़्यादा लगना, और तीसरी चीज़ ये है कि भूख भी ज़्यादा लगना। सही। तो ये तो एक अमूमी अलामात हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाज़ का ये होता है कि जो स्पेशली जो एडल्ट एज या टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उसमें ये अलामत नहीं होती, लेकिन इसके अलावा जैसे थकावट का होना और वज़न में कमी का होना, तो ये कुछ एक ऐसी अलामत होती हैं, अलार्मिंग अलामत जिसको कहते हैं, कि उनके अंदर भी हमें शुगर का होता है कि हमें चेक करनी चाहिए कि कहीं ये शुगर का मर्ज़ तो नहीं है। और बहुत कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिसमें रूटीन वैसे किसी और मर्ज़ के लिए टेस्ट के लिए जाते हैं तो रूटीन में चेक करते हैं तो पता चलता है कि शुगर का मर्ज़ मौजूद है पहले से ही, लेकिन क्योंकि अलामत नहीं थी तो इसलिए उसका पता नहीं चलता और वो मर्ज़ अंदर चल रहा होता है। सही। तो इन अलामात के साथ आपको ज़रूर जो है वो अपना टेस्ट कराना है ताकि आपको पता चले और आप बर वक्त इलाज कर सकें। अब आ जाएं तरीका इलाज की तरफ। क्या इलाज है इसका? देखें, इलाज को 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ओबियसली जो हमने बात की खुराक की, कि खुराक का जो परहेज़ है वो बड़ा ज़रूरी है, और उसमें तमाम वो चीज़ें कि जो चीनी, शक्कर या गुड़ से बनी होती हैं वो ना खानी चाहिए ना पीनी चाहिए। ठीक है, उसमें ख़ास तौर पे देखें कि ये बेकरी की चीज़ें आ जाती हैं, शरबत, बोतलें, मिठाइयाँ, हलवे, केक, पेस्ट्रीज़, जूसेस, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, और फल भी वो जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, जो जूसी नहीं हैं, वो फल इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे ये अमरूद, सेब और इस तरह के जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। और दूसरा जो ज़ाहिर बात है वो एक्सरसाइज है, वॉक है, जो बड़ा साथ एक अहम किरदार अदा करती है इसकी मैनेजमेंट में। और अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस किसी को एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही आपको गुजारनी है। देखें, ये बात कुछ हद तक ठीक है कि ज़ाहिर बात है जब ये मर्ज़ होता है उसकी बुनियादी वजह पीछे क्या होती है कि जो इंसुलिन की हमारे जिस्म के अंदर जो बनने की सलाहियत है वो कम होती है और उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत आती है, तो फिर शुगर का मर्ज़ ज़ाहिर होता है। और जब ये ज़ाहिर बात है कि जब इंसुलिन की मिकदार बनने की कम होगी तो ये फिर ज़िंदगी के साथ आगे चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिर ज़िंदगी के साथ हमें एक कह लें कि इसको एक शुगर के मर्ज़ के साथ मरीज़ को एक फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, और एक अच्छे तरीके से। अगर नहीं करेंगे तो अगर शुगर का मर्ज़ हावी होगा तो फिर पेचीदगियाँ होंगी और उससे फिर नुकसानात बड़ी जल्दी होने के इम्कान होते हैं। जहाँ तक अभी आपने बताया, आपने कहा कि पूरा प्रॉपर लाइफस्टाइल को अगर आप मेंटेन कर लें, खुराक का अपनी ख्याल रख लें, तो आप बहुत हद तक सर्वाइव भी कर सकते हैं, काबू भी पा सकते हैं इस मर्ज़ पर। अद्वियात का क्या रोल होता है? देखें, अद्वियात, अब तो जो नई अद्वियात बहुत सारी ऐसी आ गई हैं कि जिनका बड़े जो डिफरेंट मैकेनिज़्म के साथ शुगर को कंट्रोल करती हैं, और ये अद्वियात जो पुरानी पहले से भी जो इस्तेमाल हो रही थी उनमें इनके डिफरेंट एक्शंस हैं। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो लबलबे को बेहतर करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जिसम के काम को बेहतर करती हैं, और कुछ अब जो नई अद्वियात आई हैं वो पेशाब के रास्ते जो शुगर का अखराज है उसके ज़रिए, किडनीज़ के ज़रिए वो काम कर रही होती हैं। तो ये सारी जितनी भी अद्वियात का मकसद पीछे एक ही होता है कि हम शुगर के मर्ज़ को कंट्रोल करें और उसकी जो वैल्यूज़ हैं फास्टिंग और रैंडम उसको एक प्रॉपर रेंज के अंदर लेके आएँ। क्योंकि अगर ये प्रॉपर रेंज के अंदर लेके आएंगे इन अद्वियात के साथ
तो इनकी वजह से, शुगर नॉर्मल रहने की वजह से हमारे जो जिस्म के अहम हिस्से हैं उनके ऊपर इसके शुगर के असरात होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। सही। और यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम शुगर को एक रेंज में रखें इन अद्वियात के साथ। और ये अद्वियात अक्सर तो जो हमारा जो शुगर के मरीज़ हैं वो टाइप 2 के होते हैं, तो इसमें टैबलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन ये होता है कि कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनको हमें इंसुलिन पे जाना पड़ता है। तो अगर इंसुलिन पे जाना पड़ता है तो ज़ाहिर बात है कि उनको फिर इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, और पीछे वही फिर मकसद आ गया कि शुगर को हमने एक अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखना अच्छा, अब है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, क्या टाइम टू टाइम उन्हें चेक कराना है और ये देखना है कि उनकी शुगर का लेवल कब कब क्या क्या रह रहा है? ये सबसे अहम है, और उसमें हम जो मरीज़ों को गाइड करते हैं वो यही करते हैं, एक तो उनके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जो कि नॉर्मली लोग फॉलोअप नहीं ना लेते, मेडिसिन खाना शुरू कर दिया तो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ग्लूकोमीटर घर में हो और शुगर को वक्तन फ़वक्तन वो चेक करते रहें, ताकि उनको एक अंदाज़ा रहे कि शुगर का जो उनका कंट्रोल है वो कैसा है। सही। इसके बाद कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो 3 महीने के बाद हम कराते हैं, कुछ जो है 6 महीने के बाद कराते हैं, और इसमें एक अहम टेस्ट होता है जिसको हम A1C या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कहा जाता है। सही। जो कि हमें 3 मंथली उसकी शुगर की एक एवरेज बता रहा होता है कि इसका कंट्रोल कैसा है। तो इसी तरह कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो हम 6 महीने बाद या साल बाद करते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे हम वो टेस्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हम ये देख सकें कि शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ तो नहीं बन रही, या कोई ऐसे जिस्म के जो अहम अज़ा उनके ऊपर असरात तो नहीं हो रहे शुगर के। तो इस लिहाज से हम प्लान करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी सबसे अहम यही है कि मरीज़ जो हैं वो अपने डॉक्टर के साथ, अपने फिजिशियन के साथ चेक वक्तन फ़वक्तन वो करवाते रहें। सेहत तंदुरुस्ती का सबसे बड़ा राज है। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है, मैसेज आप देखने वालों को कुछ देना चाहें? उसमें सबसे अहम मैसेज यही है कि ये शुगर का मर्ज़ ऐसा है कि अगर ये हो गया है तो फिर इसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखें, और अपने चेकअप के लिए अपने फिजिशियन के साथ रब्ता रखें, और अपनी अद्वियात, अपनी एक्सरसाइज और अपनी खुराक का खास तौर पर परहेज रखें। और ये आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज भी है। तो डॉक्टर साहब ने अपने मैसेज में आपको बता दिया है कि आप सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करते हैं जी बढ़ती हुई महंगाई की, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और इस वक्त हर कोई जो जिक्र कर रहा है वो है जी शहर में चिकन की कीमतें जो कि बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनका क्या कहना है? फारान बाहर मौजूद है। जी फारान। लिंटन मार्केट में मौजूद हूँ। ब्रॉयलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा देखते हैं। आज एक दफ़ा फिर 7 रुपये इजाफा 429 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। मेरे साथ जो एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, मुसलसल इजाफा हो रहा है, आपकी तो घाक जो सेल उसके भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा होगा? ज़ाहिर है, जब चीज़ महंगी होती है तो उसकी सेल कम होती है, ये तो एक आफाकी सा असूल है। तो मुर्गी की सेल भी काफ़ी कम हुई है, लेकिन चूँकि प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, कुछ मौसम की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ प्रोडक्शन ना होने की वजह से, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा था। और आज जो रेट है ये आज का हाईएस्ट रेट है आज तक के लिए। कल से इसमें मतलब इजाफा तो रुक जाएगा, लेकिन कमी ईद के बाद से मुतवक्को है। अच्छा बताइएगा, वजूहात क्या है? मुसाबकत जो कमीशन है वो कहता है कि कार्टेल बन गया फीड्स और मुर्गी के हिसाब से, वो खुद ही जो रेट है वो डिसाइड कर रहा है। गवर्नमेंट का जो किरदार है वो बिल्कुल मनफी हो गया। क्या आप समझते हैं? पाकिस्तान में कार्टेल तो हर चीज़ में मौजूद है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मुसाबकती कमीशन सिर्फ कहता है, अमल क्यों नहीं करता? उनको अमल भी करना चाहिए, और सिर्फ पोल्ट्री पे नहीं, हर चीज़ पे। आवाम की फलाह के लिए तो ये कार्टेल जहाँ भी है वहाँ से ख़त्म होने चाहिए। अब ये बताइएगा, क्या क्या महंगा हुआ है? बच्चा महंगा हुआ है मुर्गी का, फीड महंगी हुई, क्या क्या महंगा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी फ़ीड है, जो इसका 70% जो लागत है वो फ़ीड की होती है। तो फीड में 1000 फी बोरी इजाफा हो गया साल में, उससे 70 रुपये किलो का फ़र्क तो मुर्गी के गोश्त में सिर्फ फीड के इजाफे की वजह से बढ़ गया। उसके अलावा जो चूज़ा 20, 25, 30 रुपये का पड़ता था वो 80 रुपये का बिक रहा है, वो फ़र्क पड़ा है। जो वापडा का टैरिफ है, जो गवर्नमेंट के करने का काम है, अब ये पोल्ट्री जो है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में शुमार होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका जिक्र आता है, लेकिन इसको वापडा का जो टैरिफ है वो कमर्शियल लगता है, वो 32 रुपये यूनिट है। ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ज़्यादती है इस इंडस्ट्री के साथ। तो अगर वो ही एग्रीकल्चर बेस पे आ जाए, एग्रीकल्चर टैरिफ लग जाए तो 8 से 10 रुपये किलो का, तो उसी से फ़र्क पड़ जाएगा इसको। तो हुकूमत अगर चाहती है कि इसको सस्ता करे तो उसको फीड को सस्ता करना चाहिए।
इस पे जो टैक्सेस हैं 20 से 30% डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। कुछ ये भी कहते हैं कि जो ब्रेल मुर्गी का गोश्त है अपनी कीमत आप डिसाइड करता है, गवर्नमेंट इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट रेट ज़्यादा दिया होता है, मार्केट में सस्ता बिक रहा होता है, कोई ऐसा इम्पैक्ट है? जी बिल्कुल, इसमें असल मामला तो डिमांड एंड सप्लाई का ही है, लेकिन जो रेट एसोसिएशन देती हैं गवर्नमेंट ने उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो आजकल चल रहा है, लेकिन इसके बाद वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट का किरदार उसमें बेहतर हो जाएगा क्योंकि इसका मैकेनिज़्म बन रहा है बाकायदा। जब मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना तो फिर ये जो 15-15, 20-20 रुपए की फ्लैक्चुएशन है एक दिन में वो ख़त्म हो जाएगी, जो एक्चुअल फ्लैक्चुएशन है वही हुआ करेगी। जी बिल्कुल, ये एसोसिएशन के नुमाइंदे जिनका कहना है कि जो मुर्गी का गोश्त है ये सबकी हाईएस्ट जो सतह है उस पर पहुंच चुका है, अब 1-2 दिन इसी सतह के ऊपर रुकेगा, उसके बाद जो मुर्गी की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन इसी सतह पर रुकेगा, यानी ईद के दिनों में अच्छी कमाई हो जाएगी और उसके बाद कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा? जब आपने आवाम को रिलीफ देना है, आपने आवाम को परेशान रखा और अच्छी खासी कमाई करने के बाद, माफिया अपना किरदार अदा करने के बाद अगर रेट कोई 4-5 रुपए नीचे ले भी आती है तो आवाम का इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये हालात है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, तमाम बोझ डाला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आवाम पर। खैर, ये तो सूरत हाल थी बाहर मार्केट की। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे जो कि इस वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करेंगे। प्रोग्राम के जाते जाते लम्हात में हम अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ जी मुजाहिद करामत अली साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जी मुजाहिद साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल कीजिए। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर, दरे ज़हरा पर आओ, दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। इज्जत से नाम मर जाए क्यों ना नाम मुहम्मद पर, इज्जत से नाम मर जाए क्यों ना नाम मुहम्मद पर, वैसे भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। ये कहकर दरे हक से ली मौत से कुछ मोहलत, मीलाद की आमद है, महफिल को सजाना है। महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर,